अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन में, गॉस के थ्योरम के एप्लीकेशन में पहले एप्लीकेशन पर। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के किसी तार के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट वायर पर विचार करते हैं। तो यह कोई स्ट्रेट वायर है, जो इनफाइनाइट लेंथ का है, बहुत बड़े लेंथ का है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि समान रूप से यह आवेशित है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हमने पढ़ा है। तो लीनियर चार्ज जो डेंसिटी है इसका वह लेमडा है, और इसके कारण हमें किसी पॉइंट P पर, जो कि यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। पहले ही हमने बता रखा है कि अब इस केस में हम न तो कूलॉम्स लॉ पर जाएंगे और न ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पर जाएंगे। जाएंगे कहां? तो गॉस लॉ पे। गॉस लॉ कब लागू होगा? जब इन सारे के सारे आवेश को ये बांध देगा, घेर देगा, परिबद्ध कर देगा। तो उसके लिए हम अब एक गॉसियन सरफेस पर विचार करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? प्रायः तो जैसा बॉडी है, जैसा यह बॉडी है, लगभग उसी तरीके का हो तो बेहतर है। अब जिस पॉइंट पर निकालना है गॉसियन सरफेस, उस पॉइंट से होकर के गुजरना चाहिए। तो यह चूंकि सिलिंड्रिकल है तो हमने सिलिंड्रिकल ले लिया। इतना ही डिस्टेंस इधर भी लेंगे लगभग। ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उस पॉइंट पर हम अपने मन से यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। तो यहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे लेंगे तो इस पॉजिटिव के कारण इस पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। कई बार आपको बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा, तो इसके कारण इस पर फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा। ठीक है। एक और यहां पर कोई पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं। चूंकि यह सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल में ये देखेंगे, यह सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल में तीन सरफेस होंगे, एक यह सरफेस होगा, एक यह सरफेस होगा, यह एक कर्व सरफेस होगा। तो कर्व सरफेस के इस पॉइंट पर P पर हमने विचार किया। एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं। यहां पर भी इसके कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। इसके कारण अगर इस सतह पर भी हम ले लें तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा। अब तीन सरफेस हम ले लेते हैं। एक इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इस सरफेस को जो कर्व सरफेस है इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। यहां पर एक अल्पांशम एलिमेंट ले लेते हैं। इस अल्पांश एलिमेंट का एरिया जो है वह ds है, लेकिन जैसे ही हम एरिया वेक्टर कहेंगे तो वह एरिया वेक्टर इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अभिलंबवत होगा। जैसे अभिलंबवत होगा तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। माने चूंकि इस सतह पर यह भी अभिलंबवत है, इस सतह, ये वाला जो सतह है, इस सतह पर यह भी अभिलंबवत है, और इस सतह पर जब हम ds वेक्टर लेंगे तो वो भी अभिलंबवत होगा, नॉर्मल होगा, तो दोनों का डायरेक्शन यहाँ सेम होगा। लेकिन अगर हम इस पर
इस पॉइंट पर अगर हम कोई सरफेस 1 पर कोई हम एरिया वेक्टर लें तो वह एरिया वेक्टर ऐसे होगा। देखिए इस सतह पर अभिलंब होता है, आपको पहले बताया जा चुका है कि एरिया वेक्टर हमेशा जिस सतह पर लेंगे उस पर लंब होगा। तो इस सतह के कारण लेंगे तो इस पर लंब होगा, इस सतह के कारण लेंगे तो इस पर लंब होगा, इस सतह के कारण लेंगे तो इस पर लंब होगा। तो इस केस में या इस पर अगर इस सतह के कारण यहां पर अगर हम ले लें तो इस सरफेस के कारण जो एरिया वेक्टर होगा वह यह होगा। यानी कि एक ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के सरफेस को हम अगर 3 पार्ट में बांट दें तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये कर्व सरफेस हो गया। यहां पर अगर हम एंगल की बात करें तो 90 डिग्री, यहां पर भी एंगल की बात करें तो 90 डिग्री, और यहां पर अगर हम एंगल की बात करें तो 0 होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है जी, सेम है। तो अब एक एक करके और इसके लेंथ को हम कुछ मान लेते हैं। जो गॉसियन सरफेस है इस सरफेस के लेंथ को हम मान लेते हैं। आपके मन में एक और प्रश्न उठेगा कि हमने कहा है कि टोटल के टोटल चार्ज को हम गॉसियन सरफेस से घेर देते हैं, परिबद्ध कर देते हैं, जबकि आप इसमें देखेंगे कि कुछ नीचे भी चार्ज है, कुछ ऊपर भी चार्ज है। तो इस केस से बचने के लिए ही हम रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा को लेकर के चलेंगे। जितने लेंथ के लिए विचार करेंगे उतने लेंथ के आधार पर हम लोग लेमडा लेकर के निकल चलेंगे। तो अब इसमें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म चार्ज का स्टेट वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, अनंत लंबाई का है, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं और गॉसियन सरफेस के 3 सरफेस पर विचार करते हैं, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। सरफेस 1 पर ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सरफेस 2 पर भी ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन सरफेस जो 3 है, जो कर्व सरफेस है, इस पर E वेक्टर और ds वेक्टर जो है, इन दोनों का डायरेक्शन जो है वह सेम है। जरा ध्यान देंगे, यह ds केवल एरिया को बता है कि इतना एरिया है, ds वेक्टर एरिया वेक्टर को बताता है, उसमें डायरेक्शन भी है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अब हम एक एक करके निकालते हैं। तो सरफेस 1 के कारण हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1, तो d∅1 मान लेते हैं E ds cos 0 डिग्री, सॉरी cos 90 डिग्री, और cos 90 तो 0 होता है, therefore 0। इसी तरीके से अगर दूसरे सरफेस के लिए हम निकालें तो E ds cos, देखिए दूसरा सरफेस भी 90 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0। अब d∅3 अगर हम निकाल लें तो ये मिलेगा E ds cos, जरा देखिएगा जो E का डायरेक्शन है वहीं ds वेक्टर का भी डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री और 0 1 होता है, तो देयरफॉर यहां से मिलेगा E ds। अब टोटल गॉसियन सरफेस के कारण अगर निकाल लें, नेट फ्लक्स ड्यू टू टोटल गॉसियन सरफेस, तो इसको हम d∅ अगर माने तो d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3, ये दोनों तो 0 हैं, तो केवल हमें मिलेगा E ds। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि टोटल के कारण निकालना है, टोटल के लिए निकालना है। तो d∅ E ds, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो यहां से तो हम मिलेगा हमें फाई और यहां से E। अब प्रश्न फिर आ जाएगा, E तो बाहर निकल जाएगा,
ई चूंकि कांस्टेंट है, बताया गया है कि प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होता है, तो अब यहाँ पर जो ds है, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एरिया है यह इस सिलेंडर यानी बेलनाकार का एक छोटा सा भाग है, तो पूरे इस सभी छोटे से भाग को अगर हम जोड़ दें, ये सभी छोटे से भाग को जोड़ दें, तो ये पूरा का पूरा इस सिलेंडर का कर्व एरिया मिल जाएगा। और सिलेंडर का टोटल, इसका मीनिंग होता है टोटल, तो टोटल का टोटल कर्व सरफेस एरिया जो होगा वह फाई ds यहाँ सिलेंडर के लिए जो हो जाएगा 2πrl होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πrl। तो 2πrl अगर हम यहाँ ले लें तो फाई इक्वल टू मिलेगा हमें E गुने 2πrl, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें अगर हम देखें तो हमें निकालना है इस E का वैल्यू, और ये E का वैल्यू निकालने के लिए अब हमें फिर चूंकि फाई का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो हमें गॉस के प्रमेय पर जाना होगा। तो गॉस के प्रमेय, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने पढ़ा है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि फाई का वैल्यू तो इतना मिला हुआ है। तो इसको अगर इक्वेशन हम थर्ड मान लें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड फाई इक्वल टू इतना, फाई इक्वल टू इतना, तो देयरफॉर E इंटू 2πrl इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब E का वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ पर, तो ये इधर गया तो 1/2π एप्सिलॉन नॉट Q बाई RL। इस L को यहां ना लिख करके हम इसके बटा में Q/L कर देते हैं। और Q/L पिछले क्लास में आप देखें, पिछले टॉपिक में आप देखें तो Q/L होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, तो इतना के बदले हम लेमडा लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्या, लेमडा अपॉन R। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेट वायर के कारण जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर उसे हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम कुछ और नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट उसे वेक्टर फॉर्म में कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R कैप। इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान देना है कि हिंदी में आप इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा इक्वल टू होता है Q/L। यहां से ये पॉइंट लिया गया है, तो देयरफॉर ये गॉस के प्रमेय का, गॉस के लॉ का एप्लीकेशन के रूप में इसे हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू।